प्रॉपर्टी की सेल डीड हमारे नाम पर होने के बाद भी पुराना ओनर उसी ही प्रॉपर्टी को दोबारा किसी व्यक्ति को कैसे बेच पाता है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदता है, तो उस व्यक्ति को पुराने ओनर से उसकी ओनरशिप भी लेनी पड़ती है। उस खरीदी हुई प्रॉपर्टी की ओनरशिप लेने के लिए खरीदने वाले को बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। इन्हीं लीगल फॉर्मेलिटीज के बीच में म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आता है, जो कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप लेने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रोसेस टू चेंज द नेम ऑफ ओनर आफ्टर द ट्रांसफर और चेंज इन द टाइटल ऑफ ओनरशिप। अगर आसान से शब्दों में समझा जाए तो म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक तरह की प्रोसेस होती है जो कि ओनरशिप में चेंजेस या ट्रांसफ़र के बाद करवाई जाती है। जब भी किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करी जाती है, उसके बाद सरकारी दस्तावेजों में पुराने ओनर का नाम हटाकर नए ओनर का नाम लिख दिया जाता है। इसी प्रोसेस को म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है। प्रॉपर्टी की म्यूटेशन करवाने के बाद जो भी सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को कोर्ट में एज ए एविडेंस भी यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि म्यूटेशन किस किस प्रॉपर्टी के लिए करवाई जा सकती है। म्यूटेशन केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही करवाई जा सकती है, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड आते हैं। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती है, उस प्रॉपर्टी की म्यूटेशन करवाई जा सकती है। और बाकी कोई भी नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जैसे कि हाउस, बिल्डिंग, इन सब के लिए भी म्यूटेशन करवाई जा सकती है। सो नेक्स्ट इज म्यूटेशन कब करवाई जा सकती है। जब भी एक ओनर अपनी ओनरशिप का राइट किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी की म्यूटेशन करवाना जरूरी होता है। एक व्यक्ति अपनी ओनरशिप दूसरे व्यक्ति को कई तरीकों से दे सकता है, जैसे कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी पुश्तैनी ज़मीन आपके नाम हो गई है। सेल डीड के केस में भी ओनरशिप ली जा सकती है। गिफ्ट डीड मतलब अगर किसी व्यक्ति ने आपको एज ए गिफ्ट ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है। किसी ओनर की विल की वजह से भी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है। या कोई एक्सचेंज डीड है जिसमें आपने किसी व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी ली हो और बदले में अपनी प्रॉपर्टी दी हो। और कोई भी ट्रांसफ़र डीड जो कि आपको ओनरशिप प्रोवाइड करती है। इन सब केसेस में आप प्रॉपर्टी की ओनरशिप ले सकते हैं, जिसके बाद आप प्रॉपर्टी की म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी की म्यूटेशन करवाना क्यों ज़रूरी है। प्रॉपर्टी की म्यूटेशन करवाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि म्यूटेशन सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो दर्शाता है कि आप इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखते हैं। ये आपको फ्रॉड से भी बचाता है। जब तक आप अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं करवाते, उस टाइम तक सरकारी दस्तावेजों में पुराने ओनर को ही उस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर माना जाता है। और यही वो बात है जिसकी वजह से पुराना ओनर आपको बेची हुई प्रॉपर्टी को दोबारा किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देता है। पर अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अपनी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवा लिया है, तो इसका मतलब है कि सरकारी दस्तावेजों में आप उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखते हैं। इस केस में उस प्रॉपर्टी का पुराना ओनर उस प्रॉपर्टी को किसी और को नहीं बेच पाएगा। इट आल्सो हेल्प टू सेल द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवाने के बाद अब सरकारी दस्तावेजों में आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हैं और अब आप इस प्रॉपर्टी को दोबारा किसी व्यक्ति को आसानी से बेच सकते हैं। प्रॉपर्टी का म्यूटेशन आपको गवर्नमेंट कंपनसेशन लेने के लिए भी हेल्प करता है। सरकार जब भी किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है, तो वो कंपनसेशन देने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को चेक करती है। और अगर आप म्यूटेशन करवा चुके हैं तो आपको आसानी से क्लेम मिल जाएगा। पर अगर आपने प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं करवाया है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अभी भी पुराने ओनर का ही नाम होगा और इस सिचुएशन में आपको क्लेम लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगला है प्रॉपर्टी के टैक्सेस के लिए।
म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी कई सारे टैक्सेस को सेटल करने के काम आती है और इससे आप कई सारी पेनल्टी से भी बच सकते हैं। म्यूटेशन की वजह से आप वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी ले सकते हैं। ये आमतौर पर नॉन एग्रीकल्चर लैंड के काम आता है। इसमें आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में म्यूटेशन करवाने के बाद आसानी से वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले सकते हैं। और लास्ट है कि आप म्यूटेशन सर्टिफिकेट को एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस में ऐसा भी कहा था कि ओनरशिप को प्रूव करने के लिए सिर्फ म्यूटेशन सर्टिफिकेट पर ही रिलाई नहीं किया जा सकता। मतलब कि एक व्यक्ति को अपनी ओनरशिप प्रूव करने के लिए म्यूटेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ सेल डीड या और कोई डॉक्यूमेंट जो कि उसकी ओनरशिप को दर्शाता है वो भी प्रोड्यूस करना अनिवार्य है। चलिए अब प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन को भी जान लेते हैं। प्रॉपर्टी की म्यूटेशन एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड दोनों सिचुएशन में कराई जा सकती है। हालांकि इन दोनों की म्यूटेशन करवाने के लिए प्रोसेस थोड़ी थोड़ी अलग है। जैसे कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड की म्यूटेशन करवाना चाहते हैं तो आपको म्यूटेशन एप्लीकेशन तहसीलदार के ऑफिस में देनी पड़ेगी और नॉन एग्रीकल्चर लैंड के केस में आपको म्यूटेशन एप्लीकेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में देनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी की म्यूटेशन के टाइम प्रॉपर्टी के ओनरशिप का अपीयर होना अनिवार्य होता है। म्यूटेशन करवाने के लिए आपको म्यूटेशन एप्लीकेशन को फिल करना पड़ेगा और जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी अटैच करनी होगी। इस एप्लीकेशन को साइन करने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर के पास सबमिट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद प्रॉपर्टी की फिजिकल वेरिफिकेशन भी की जा सकती है और इसके बाद ऑब्जेक्शंस के लिए 15 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। इस 15 दिन के टाइम पीरियड में अगर किसी भी व्यक्ति को आपकी ओनरशिप से कोई भी आपत्ति है तो वो व्यक्ति रेवेन्यू ऑफिस में आके ऑब्जेक्शन कर सकता है। अगर इन 15 दिनों में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो रेवेन्यू ऑफिसर आपको म्यूटेशन सर्टिफिकेट दे देगा। आइए अब ये भी देख लेते हैं कि म्यूटेशन करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। तो पहला है कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज़ शोइंग द ओनरशिप, जैसे कि सेल डीड हो गया या गिफ्ट डीड हो गया। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन। इस एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से भरना अनिवार्य है और इसे ओनरशिप के द्वारा साइन भी किया जाना चाहिए। उसके बाद स्टैम्प पेपर पे एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाया जाता है, एक एफिडेविट बनवाया जाता है। अगर आप नॉन एग्रीकल्चर लैंड की म्यूटेशन करवा रहे हैं तो उस केस में आपको उस प्रॉपर्टी की लेटेस्ट टैक्स पेमेंट रिसिप्ट भी लगानी ज़रूरी है। अगर प्रॉपर्टी का ओनर अपने किसी एजेंट से म्यूटेशन करवा रहा है तो उस केस में पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के केस में प्रीवियस ओनर का डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी और अगर कोई विल या सक्सेशन सर्टिफिकेट है तो वो भी अटैच करना पड़ेगा। ये सारे कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि म्यूटेशन की प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि हाउ मच डज म्यूटेशन कॉस्ट और म्यूटेशन करवाने में कितना खर्चा आता है। म्यूटेशन की जो भी कॉस्ट है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, पर अगर हम एवरेज मान के चलें तो ये 25 रुपये से लेके 200 रुपये तक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है क्या ज़मीन की म्यूटेशन करवाना ज़रूरी है। देखिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड के केसेस में म्यूटेशन करवाना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर लैंड के केस में जो भी आपकी सेल डीड होती है उस सेल डीड को ही उस प्रॉपर्टी का फाइनल डॉक्यूमेंट माना जाता है। पर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड की म्यूटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यूटेशन प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट को ही आपका फाइनल सर्टिफिकेट माना जाता है। बिल्डिंग्स और फ्लैट के केसेस में भी म्यूटेशन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस सेट करने में भी हेल्प करता है और बिजली का कनेक्शन और पानी की सप्लाई के लिए भी मदद करता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति को कब म्यूटेशन करवानी चाहिए। इसका सिंपल सा आंसर है कि जब भी आपके नाम पर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है तब आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि म्यूटेशन क्या होती है और कैसे करवाई जा सकती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।